हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज यहाँ से आज की इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन आज की इस क्लास में आप सभी को करवाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड और इसके अलावा यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है। इसके अलावा गाइज मैंने एक कल नहीं परसों क्लास ली थी इंडियन लॉजिक के ऊपर। सो आप सभी ने इसको बहुत प्यार दिया बिकॉज ये काफी टफ टॉपिक लगता है आप सभी को और मैंने इस टॉपिक को इस क्लास में बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें बिकॉज इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। सो अगर आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। सभी के लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम मेंटर ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लें बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री में पीवाईक्यूज दिए जा रहे हैं विद आंसर, क्वेश्चंस विद आंसर प्लस अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको इसी ऐप पे अवेलेबल करवाता हूँ। सो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दिसंबर 2024 एग्जाम की अगर तैयारी करने का आप प्लान कर रहे हो सो हमने इस ऐप पर आपको 6 मंथ के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट कर दिए। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो आपकी तैयारी है दिसंबर तक अच्छे से हो जाए प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाए। सो मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन है व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कौन से ईयर में कौन से मंथ में जो है इसको अप्रूवल मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है 29 जून 2020, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020 या 29 जनवरी 2020। ठीक है, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 29th ऑफ जुलाई 2020। ऑप्शन नंबर बी विल बी द right answer of this question. So union cabinet chaired by prime minister नरेंद्र मोदी approved the national education policy 2020। तो ये आपकी जो डेट है आपको याद रखनी है 29 जुलाई 2020। आई थिंक ये डेट तो सभी को याद होगी बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट डेट रही है एनईपी 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, आई थिंक आपके नेट में पहले भी पूछा जा चुका है। सो व्हेन डिड अडॉप्ट गोल 4 एसडीजी 4 जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं हम लोग, है ना, आप सभी को पता होगा। टोटल 17 गोल्स होते हैं इसके अंदर। सो 2030 एजेंडा, तो इसको कब जो है अडॉप्ट किया गया, 2020 में, 15 में, 2030 में, 2025 में। तो गाइस जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। इस वजह से सॉरी गाइस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही होगी, सॉरी फॉर दैट। ओके कोई बात नहीं। सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है वो हायर एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड है और इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कब इन्होंने अडॉप्ट किया था इंडिया ने। सो राइट आंसर इज 2015। आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका आंसर ये क्यों है। सो इन सितंबर 2015 एट यूएन Sustainable Development Summit, member states formally adopted 2030 agenda for sustainable development in New York। तो ये 2015 की बात है, न्यूयॉर्क में सबमिट हुआ था जहां पर इसको अडॉप्ट किया गया। 17 गोल्स हैं आप सभी को पता है ना, जिसमें एक एजुकेशन गोल भी है, एसडीजी नंबर 4। सो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा अब जो एसडीजी 4 है ये है गोल नंबर 4 दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, इस नाम से है ये, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इस नाम से गोल है जिसको 2015 में अडॉप्ट किया गया। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसके अंदर टोटल 17 गोल्स है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल जो है लास्ट है। तो आप देखेंगे 4th नंबर का जो गोल है दैट इज क्वालिटी एजुकेशन वाला गोल है जो कि गोल नंबर 4 है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015 इस ईयर में जो है इसको अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एनईपी 2020 लेस पर्टिकुलर एम्फेसाइज भी कह सकते हो ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज के डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज किया गया, मतलब विशेष जोर दिया गया है 2020 के एनईपी में। सो ऑप्शन गिवन है द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन और द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो वैसे देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की तो इसके अंदर
हर एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो गाइस इस तरह का जो क्वेश्चन है ना कि किस चीज पे एम्फोसाइज करता है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए एनईपी में। तो आपको चीजें याद रखनी कि एनईपी किस किस चीज पे एम्फोसाइज करता है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, इस पे एम्फोसाइज करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, इस पे भी एम्फोसाइज करता है। तो ये जो एम्फोसाइज वाली चीजें हैं उसको आपको याद रखनी है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एनईपी किस चीज पे जोर देता है। तो इन चीजों पे जो है एनईपी जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। तो किस ग्रेड तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर जो है वो पढ़ा सकते हैं मदर टंग में? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 एंड नन ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो एनईपी 2020 टीचिंग अप टू द एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टूडेंट। तो जबरदस्ती नहीं करी जाएगी, जो क्षेत्रीय भाषा है आपकी मातृभाषा है उसी में आपको स्टडी करवाई जाएगी ग्रेड 5 तक। तो ये एनईपी में पहले भी बताया गया था और ये अगेन मैं आपको बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। तो ऐसे देखो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है जो रिसर्च से रिलेटेड भी है, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड भी है और एजुकेशन से रिलेटेड भी है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ना सिर्फ वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बल्कि जो आपकी यूनिट नंबर 10 है हायर एजुकेशन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें रिसर्च भी हो, हायर एजुकेशन की बात की जा रही हो, तो उसको आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके बनने के काफी सही ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। सो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं नेशनल कमीशन ए फाउंडेशन, नेक्स्ट है हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, इसके नाम को भूलना नहीं है। सो according to NEP 2020, National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। तो यहाँ पर रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, रिसर्च कल्चर को अच्छे से मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने की बात कही गई। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक इस एनईपी के लागू होने से पहले तक के स्टूडेंट हो, तो आप सभी को पता होगा कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर जब हम 10-12 में होते हैं, तो कहीं पर भी रिसर्च को लेकर के इतना जोर नहीं दिया गया है ना। हो सकता है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया गया हो कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओ, या हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपसे बोला गया हो कि डिसर्टेशन बनाओ या कोई रिसर्च करो, बट वो किस तरीके से करनी है, क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या होते हैं, कोई भी आपको अच्छे से गाइड नहीं करता है ना। या फिर आप मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास देख रहे होंगे, 80 to 90% बच्चों को नहीं पता होगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, कैसे पब्लिश किया जाए, रिसर्च पेपर के टॉपिक कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से लिखा जाए। तो आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसर्च का जो कल्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना अच्छे से एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया गया है। बट अब क्या है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसके अंदर ये जो रिसर्च वाली जो चीजें हैं उसको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। सो वैसे मैं भी प्लान कर रहा हूँ अपने इसी चैनल पे एक वीडियो क्रिएट करने के लिए आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने भी अभी तक 2 रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनको पब्लिश भी करवाया है। तो ये जो मैंने रिसर्च पेपर लिखे हैं वो किस तरीके से लिखे हैं, मैंने कैसे पब्लिश करवाया और किस तरीके से आपको टॉपिक चुनना चाहिए ताकि आपका पेपर पब्लिश हो जाए, तो इस टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। आप लोग बताओ क्या मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, यस और नो लिख देना ताकि मुझे पता चले। अगर ज्यादा लोग यस लिखेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर 1-2 लोग ही कमेंट करेंगे तो फिर मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोग देख लेना यूट्यूब पर अदर वीडियोस है ना। तो अगर आप लोग ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए रिसर्च और किस तरीके से आपको रिसर्च जो है इजीली कर सकते हैं। कंप्लीट चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि हाँ करना चाहिए रिसर्च। बस इतना लिख देना कि रिसर्च पर वीडियो बनाओ, इतना लिख करके कमेंट करो फटाफट से, अगर आप चाहते हो कि रिसर्च पेपर के ऊपर एक अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, एनईटीएफ। देखो एनईटीएफ की फुल फॉर्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जो यहाँ पर क्वेश्चन ये तो इंपॉर्टेंट है, प्लस एनईटीएफ की डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बिकॉज एनईपी के अंदर जितनी भी फुल फॉर्म है
उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज ये जो फुल फॉर्म है काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो फिलहाल तो ये पूछा गया कि इसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है इसको। सो टू इम्प्रूव डिजिटल टीचिंग मेथड्स, टू डेवलप फिजिकल टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू स्कूल्स। तो देखो गाइस, यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन का अगर आपको आइडिया नहीं एग्जाम में, पहली बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप सही होने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी फोरम है तो यहाँ पर फिजिकल टेक्स्ट बुक को डेवलप करने की बात तो डेफिनेटली नहीं की जा रही होगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी फॉर्म है ना भाई। इसमें फिजिकल टेक्स्ट बुक क्या मतलब, इसमें तो टेक्नोलॉजी का तो मतलब भी डिजिटल होता है। डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई, ई नोट्स हो गए, वेबसाइट हो गई। तो अगर कुछ इस तरीके से है तो वो उसका आंसर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी फॉर्म है तो इसका मतलब है कि बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज ये। अब देखो एक आपने काट दिया, इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन के सही होने के चांस आपके 33% बढ़ चुके हैं। अभी 25% होते हैं चांस, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, एक काट दिया हमने तो अब 33% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब क्योंकि ये नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है तो यहाँ पर फ्री इंटरनेट की बात तो बिल्कुल नहीं कही जा रही होगी, क्योंकि फ्री इंटरनेट तो स्कूल्स को यहाँ पर इस फॉरम के अकॉर्डिंग तो नहीं दिया जाने वाला। या तो इसके अंदर इंप्रूव डिजिटल टीचिंग मेथड्स की बात कही जा रही होगी, या फिर टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल एजुकेशन, या तो इसकी बात कही जा रही होगी। मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखो गाइस, जरूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं कि सोचना कैसे है, किस तरीके से आपको आंसर करना है, क्या आपको चीजें याद रखनी है अपने एग्जाम में आंसर करते समय, तो ये चीज ज्यादा बेटर है ना। इस पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर के लिए बढ़ना है, किस तरीके से आपको आंसर सोचना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप सही करके आ सकते हैं। ये आपके मार्क्स जो है बोनस मार्क्स बनेंगे पक्का, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू इंप्रूव डिजिटल टीचिंग मेथड्स। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का एम जो है वो क्या है, इंप्रूव करना है डिजिटल टीचिंग मेथड्स को। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एनईटीएफ सीक्स टू एस्टैब्लिश अ मार्केट प्लेस फॉर एजुकेशनल प्रोडक्ट and services. This platform shall enable the free exchange of ideas pertaining to the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. तो यहाँ पे हर चीज की बात कही जा रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ना सिर्फ इन्हांस करना है टीचिंग मेथड्स को, बल्कि इन्हांस करना है लर्निंग को, असेसमेंट को, प्लानिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्सेट्रा होगा ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज पर जोर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या ओनली द एस्पेक्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, या फिर मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। तो गाइस देखो ये जो एनईपी 2020 है ये किस बात पे जोर देती है, आपको इस चीज को पढ़ के समझ में आ गया होगा, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जो है ये जोर देती है। लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा पर यहाँ पर इस पर फोकस किया गया है। सो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इस चीज को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एज पर एनईपी, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग। ये नहीं सिर्फ रट्टा मारने से काम चल गया, नहीं, एंगेजमेंट वहां जरूरी है। स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लर्निंग को इंजॉय करें, बहुत जरूरी है। सो देयरफॉर द करंट 10+2 जो सिस्टम था अभी तक उसको खत्म करके इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द 4 स्टेजेस, जिसमें पहला स्टेज होगा 5 ईयर वाला, नेक्स्ट स्टेज होगा 3 ईयर का, देन उसके बाद थर्ड स्टेज होगा 3 ईयर का, देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेज होगा 4 ईयर्स का। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अब फॉलो किया जा रहा है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ये इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। सो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। द फाउंडेशनल स्टेज विल कंसिस्ट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो जो स्टार्टिंग का फाउंडेशनल स्टेज है, जो स्टार्टिंग का स्टेज है 5 ईयर का, इसी को हम फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले एंड और एक्टिविटी से रिलेटेड जो है चीजें यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे कराई जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी-फेसेड मल्टी-लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कंप्राइजिंग ऑफ अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स। मतलब कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरीके से काम करना है जिससे स्टूडेंट्स जो है इंगेज करें, इंजॉय करें और स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। सो ये था आपका
फाउंडेशनल स्टेज के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। मूलभूत चरण में 5 साल की लचीली बहुस्तरीय खेल गतिविधि शिक्षा शामिल है, जो स्टार्टिंग की 5 साल की होती है। मूलभूत चरण जिसको कहते हैं 5 साल वाला, तो इसमें चीजें शामिल हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई एनईपी में किस तरह की लर्निंग पे जोर दिया गया है, तो वो क्या था, वो था आपका फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में। 5+3+ जो 4 करके डिजाइन किया गया है, इसमें 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4। पहले स्टेज को बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल स्टेज, और दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन कंप्राइजेस 3 years ऑफ प्री स्कूल और आंगनवाड़ी एजुकेशन फॉलोड बाय 2 years ऑफ प्राइमरी क्लासेस। तो 3 साल का जो है प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले का स्टेज होगा 3 साल तक का, जो कि आंगनवाड़ी कहलाएगा, आंगनवाड़ी एजुकेशन सिस्टम होगा। देन 2 years का होगा स्कूल, जैसे जिसको हम प्राइमरी स्कूल कहेंगे, क्लास 1 and 2। तो ये 3 साल जो है आंगनवाड़ी के, 2 साल क्लास 1 and 2 के, तो 5 साल कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है जो पहला स्टेज है वो क्या है, आंगनवाड़ी प्लस आपका प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। दिस स्टेज विल फोकस ऑन टीचिंग थ्रू प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स एंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पर एक्टिविटी करवानी, बच्चों के साथ खेलना है, प्ले कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स और अच्छे से इंगेज करके समझ सकें। तो पहली स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो स्टार्ट होगी ग्रेड 3 से लेकर के ग्रेड 5 तक। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये 3 क्लासेज जो होंगी वो ये 3 साल है। सेकंड स्टेज जिसे कहा जाएगा, जो कि एज कवर करेंगे, एज 8 से लेकर के एज 11 तक, 8 साल 9 साल, ठीक है, और 10 साल और 11। तो ये रेंज बता दी गई कि इस रेंज के बीच में जो है ये जो क्लासें हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके बाद मिडिल स्टेज होगी, जिसको हम बोलेंगे थर्ड स्टेज, इसको मिडिल स्टेज कहा गया है। ये ग्रेड 6 से लेकर के ग्रेड 8 तक होंगी। 5 तक यहाँ पर हो गया था, 5वीं के बाद 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास यहाँ पे चलेगी, जो कि एज कवर करेगा 11 से लेकर के 14 तक। ये एक रेंज है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि 11 मतलब 12 साल का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है इस वाले स्टेज में, लेकिन मतलब मिनिमम 11 होना चाहिए, मैक्सिमम 14। ये कोशिश करी जाएगी कि इसी एज में जो है स्टूडेंट्स को इस क्लास में जो है पास करवा दिया जाए, ताकि उनका डिले ना हो करिए। सेकेंडरी स्टेज जो होगा वो होगा ग्रेड 9 से लेकर के 12 तक, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल हो गए। ये लास्ट वाली स्टेज होगी 4 ईयर वाली। ये होगी 2 फेजेस में। फर्स्ट फेज होगा 9th and 10th वाला, जिसको फर्स्ट स्टेज कहा जाएगा। देन नेक्स्ट होगा 11th 12th वाला, जिसको सेकंड फेज कहा जाएगा, कवरिंग 14 to 18, 14 से 18 साल तक। मतलब जब बच्चा 18 साल का होगा तब उसकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो एडमिशन लेगा कॉलेज में। तो ये 4 स्टेजेस हैं। अब ये आपको अच्छे से याद कर लेनी, बिकॉज इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पहले भी पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, कंफर्म है। तो अच्छे से इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको चीजें बाद में भी याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, क्या प्रपोज करते हैं, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, या इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, रट्टा मारना, या फिर एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें चूज करना है कि ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ होगा, ओनली सेकंड या फोर्थ होगा, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे तीनों, या फर्स्ट सेकंड और फोर्थ होगा, या फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होगा। तो ये आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलो सोचो, सोच के बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो गाइस देखिए, एनईपी के अंदर रोट लर्निंग को तो बिल्कुल ही मना किया गया है ना, तो यहाँ पर रट्टा मारना तो हो नहीं सकता, रटने पर जोर देना तो हो नहीं सकता। रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, ठीक है, तो देखो थर्ड तो नहीं हो सकता, थर्ड तो कंफर्म है। अब जो थर्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड इसमें भी गिवन है। अब ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या फिर सी होगा। तो अब देख लेते हैं एक बार, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम हो गया, देन इसके बाद है आपका एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये तो हो गई होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बोला गया था, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम होना चाहिए। देन इसके बाद रिडक्शन भी बोला गया है इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर गाइज ये डी नहीं है, सी है, गलती से बाय मिस्टेक मैंने डी लिख दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन है। ठीक है, सो फीचर्स कैन बी 2020 के यहाँ पे बोला गया एम्फेसाइज मस्ट बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी जोड़ दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स समझ सकें, समझ के कर सकें। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय सेंसिटाइजिंग teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non academic spheres। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कही गई है,
और ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है 360 डिग्री परफॉर्मेंस जो है उनकी मेजर करी जाएगी। स्कूल करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट लर्नर्स, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज कर सकें और उसको पढ़ सकें, समझ सकें कि उसके अंदर क्या गिवन है, कैसे पढ़ना है हमें। इसके अलावा करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर इसेंशियल to make space for critical thinking and more holistic inquiry based, discovery based, discussion based and एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि करिकुलम जो है कम ही करना है हमें, ये नहीं करना कि कुछ 15-20 यूनिट दे दिए, बच्चा पढ़ते ही जा रहा है, रटते ही जा रहा है, तो उससे नहीं बात बनेगी। जो कोर चीजें हैं उसको समझाना है और कंटेंट को रिड्यूस करके कोर इसेंशियल तक लेकर के आना है, ताकि स्टूडेंट्स को टाइम मिले क्रिटिकल थिंकिंग करने का, सोचने का और अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पर ध्यान देने का, है ना। Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner. Questions will be encouraged and classroom session will regularly contain more fun, creative, collaborative and exploratory activities for students for deeper and more experiential learning. तो ये जो वर्ड है ना experiential learning, हमने कल इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। जहाँ पर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी पूछ लेते हैं लोग आजकल एग्जाम में, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप हो सकता है यही पूछ लें कि क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव क्या इन चीजों पर ध्यान दिया गया है, तो हाँ एनईपी के अंदर इन चीजों पर भी ध्यान दिया गया है। मोर फन होना चाहिए, क्रिएटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, स्टूडेंट्स इंगेज हो, है ना, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज भी हो और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, चीजें क्लियर हो गई। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आप वैसे तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी इन चीजों को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट आर द क्लासेस व्हिच कवर एट फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस जो है इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो ये कवर करता है फाउंडेशनल स्टेज ओनली क्लास 1 and 2, या आंगनवाड़ी भी होती है, प्री स्कूल भी होता है, बाल वाटिका भी होता है, या फिर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका एंड 2 years क्लास 1 and 2 दोनों, या फिर कवर अप टू 5th क्लास 5th तक होता है। तो गाइस देखो, अभी तक क्या होता था, अभी तक की लर्निंग में, अभी तक की जो पॉलिसी थी उसमें क्लास 5 तक हम प्राइमरी स्कूल कहते थे, बट अब क्या है, आप फाउंडेशनल स्टेज लेकर के आई है गवर्नमेंट एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपका आंगनवाड़ी भी आ जाएगा और आंगनवाड़ी के साथ साथ आपका क्लास 1 and 2 ये दोनों भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो जो आंगनवाड़ी का टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, क्लास 1 and 2 का 2 साल का टाइम पीरियड, मतलब टोटल कितने हो गए 5 ईयर। तो जो 5 ईयर्स है उसको कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज। जो आपका स्ट्रक्चर था ना 5+3+3+4 करके स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था अभी, तो जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा, आंगनवाड़ी का प्लस क्लास 1 and 2 का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सो ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो फाउंडेशनल स्टेज होती है उसमें क्या होगा, क्लास 1 and 2 तो आएगी ही आएगी, और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी एजुकेशन सिस्टम भी इसी के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो 3 साल का हो जाएगा आंगनवाड़ी और 2 साल का 1 and 2, तो टोटल 5 साल जो है यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर वही है, प्ले बेस्ड लर्निंग करनी है आपको, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी, ताकि स्टूडेंट समझें चीजों को और फन और इंजॉय करके चीजें जो है समझ सकें और याद कर सकें। ठीक है, अच्छा गाइस, आप लोग फीडबैक नहीं देते हो क्लास का, प्लीज फीडबैक देके जाया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। कमेंट करके बताओ भाई कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आपके कमेंट सेक्शन से मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो मेरे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आपके कमेंट सेक्शन से। फटाफट से कमेंट कर दो, क्या आप लेक्चर्स एंजॉय करते हो, आपको क्वेश्चन सही लगते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, कमेंट कर दो फटाफट से, बताओ कैसे लेक्चर्स लगते हैं आपको, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो क्लास देखते देखते। क्वेश्चन है, हाउ मच percentage of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020। क्या बोला जा रहा है कि NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले एक बच्चे के मस्तिष्क की कितना विकास हो जाता है। तो 85%, 95%, 75% या फिर 65%। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 85% जो है ब्रेन डेवलपमेंट, ओवर 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो है 6 साल की एज तक हो जाता है। So over 85% of child cumulative brain development occurs prior to the age of 6। तो स्टार्टिंग में जो एज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth। तो ये बोला जा रहा है कि भाई स्टार्टिंग में 6 साल तक हमें बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छे से उनका ब्रेन डेवलप हो और आगे भी जो है ग्रोथ करता रहे। सो इसमें क्या है, तभी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 5 साल का प्रिपरेटरी जो फाउंडेशनल स्टेज में डाला है, जिसमें 3 साल का आंगनवाड़ी, 2 साल का क्लास 1 and 2, जिसके अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उस पर फोकस किया गया कि एक्टिविटी करवाओ बच्चों से, उनके साथ खेलो, प्ले करो उनके साथ और खेल खेल में उनको लर्निंग करवाइए ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे से उनको समझ में आती, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए।
तो इसलिए जो ये वाली एज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, या फिर लेट श्री TSR सुब्रमण्यन है, विजय केलकर या फिर अशोक मेहता है। तो गाइस देखो, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, ये इसके अंदर जो रिकमेंडेशन डाली गई वो डाली गई TSR सुब्रमण्यन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इन मई 2016 कमेटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे ये, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस द मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। तो ये एक बिल लाया था, ड्राफ्ट लाया गया था 2016 को लेकर कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी 2020 में ही बनी है जो इम्प्लीमेंट करी गई है, बट ये पहले बिल बना था, ड्राफ्ट बना था, जिसको गवर्नमेंट जो है कुछ इनपुट जो है इस कमेटी के डाले थे इस बिल के अंदर। तो ये कमेटी का आपको नाम याद रखना है। दो कमेटी रिलेटेड है इससे, तो TSR सुब्रमण्यन कमेटी रिलेटेड है और एक के कस्तूरी रंगन कमेटी भी इस चीज से रिलेटेड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि किस तरीके से रिलेटेड है, हम आगे डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करता है, संबंध रखता है, संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 कमेटीज के नेम गिवन है, देखो कौन कौन से संबंध रखता है। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी है, TSR सुब्रमण्यन कमेटी, वघुल कमेटी और उर्जित पटेल कमेटी। तो गाइस देखो, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि जो TSR सुब्रमण्यन कमेटी वो तो रखती है। इसके अलावा उर्जित पटेल कमेटी RBI की है, वघुल कमेटी भी नहीं है। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है इससे रिलेशन रखती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो कमेटी है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। द कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चेयर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, submitted its report on 31st May 2019. The committee was constituted by the Ministry of Human Resource Development, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जून 2017 में जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की थी। 2019 में इस कमेटी ने अपने जो ड्राफ्ट है वो सबमिट कर दिए थे, मतलब जो भी रिकमेंडेशन वगैरह थी इनकी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट what kind of report card for students has been proposed in national education policy 2020। क्या बोला जा रहा है कि मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसमें छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। तो गाइस देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है और जो ऑप्शन आपको सही लगता है बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस बताई जाए कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप दूसरों की कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो वैसे सुनने में सही नहीं लग रहा है ना। दूसरी तुलना जो एक छात्र के साथ कैसे की जा सकती है, वो भी रिपोर्ट कार्ड के अंदर, सही नहीं है। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, पूरे वर्ष पेपर और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन के रिपोर्ट कार्ड। तो ये अभी तक ये चलता था, जो ऑप्शन नंबर बी है वो अभी तक चल रहा था, ऐसा होता था। बट जब से NEP आई है तब से जो है चीजें चेंज करने की बात कही गई इसमें यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। तो इसी की बात जो है कही गई NEP 2020 में, जिसमें ना सिर्फ आपके एजुकेशन मतलब जो आपका एकेडमिक है वो जो जो कि आपके एग्जाम वगैरह होते हैं वो तो आपको मेंशन करेगा किया ही जाएगा। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटी है जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, इसके अलावा आप जो अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ सोसाइटी आपने ज्वाइन कर रखी है, कोई अदर एग्जाम में करते हो अपीयर, या कोई क्विज वगैरह आपने दिया है जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इन चीज़ों को भी इसमें मेंशन किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि 360 डिग्री मतलब ओवरऑल जो है आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर मेंशन करने की जो है इस रिपोर्ट कार्ड में बात कही गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द प्रोग्रेस कार्ड विल बी होलिस्टिक 360 degree multi-dimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domains। क्या बोला जा रहा है कि 360 डिग्री मतलब ओवरऑल, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग एक्टिविटीज में, हर तरीके से जो है इसके अंदर आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाएगा। बहुआयामी रिपोर्ट होगी जो संज्ञानात्मक होगी, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन में आपके किस तरीके से आपने प्रदर्शन किया है उन सभी को चीजों को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट,
आपको खुद का भी असेसमेंट होगा कि आपने कितना इंप्रूव किया है, पीयर असेसमेंट भी होगा। इसके अलावा प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसके अंदर क्विज होगा, जिसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट बनाओ, क्विज वगैरह खिलवाए जाएंगे, रोल प्ले होगा, ग्रुप वर्क होगा, पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद टीचर असेसमेंट। टीचर भी आपको असेस करेंगे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पर हर तरीके से जो है स्टूडेंट को असेस करने की बात कही गई। सो 360 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन promoted by National Education Policy 2020 in the context of education of students with disability। क्या बोला जा रहा है कि विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया। क्या बोला जा रहा है, नॉट बीन प्रमोटेड, मतलब एनईपी कहता है कि ये चीज सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। तो कौन सी चीज बोली जा रही है? पहली चीज है एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने की बात कर रहे हो तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टेयर्स होते हैं, चढ़ने के लिए जीने होते हैं, बट आप कोई डिसेबल स्टूडेंट है वो तो नहीं चढ़ पाएगा। तो ऐसे में या तो आप लिफ्ट बनाओ, लिफ्ट जो होती है ना, उसको आप इंतजाम करो कि लिफ्ट से ऊपर स्टूडेंट जा सके फर्स्ट फ्लोर पे अगर ये क्लासें हो रही हैं तो, या फिर आप जीने के साथ साथ जो स्टेयर्स होते हैं उसके साथ साथ एक होता है ना ऐसे करके जो होता है रास्ता सा तो ऊपर चढ़ने के लिए, है ना, तो इस तरीके से आप बनाओ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही गई, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि बोला ही जाएगा, करना ही पड़ेगा आपको, है ना, तो ये तो होगा ही होगा। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, तो टीचर के साथ जो ट्यूटर जो है वो 1-on-1 जो है स्टूडेंट को समझाएं कि इस तरीके से होगा, तो हाँ ये भी सही है। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, ये नहीं होगा। सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी होगा कि भाई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है समझ सकें, जितने सही स्टूडेंट वो भी और जो डिसेबल स्टूडेंट है वो भी इन चीज़ों को समझ सकें, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी बात कही गई। तो स्पेशल एजुकेशन जो है ये इसमें नहीं बोला गया है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए समझ लेते हैं। NEP 2020 has been hailed as new era in educational reform. NEP assert that children with disability will have opportunities for equal participation across the educational system। तो equal participation की बात कही गई है और इससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स जो है पढ़ पाएंगे इजीली। 1-on-1 टीचर इंटरेक्शन की बात कही गई है, पीयर ट्यूटरिंग की बात कही गई है, ओपन स्कूलिंग, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात है, टू इंश्योर एक्सेस कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सर्टेन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो इन सभी चीज़ों की जो है इस 2020 में बात कही गई है एनईपी में। दीज रिकमेंडेशंस इंक्लूड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स, मतलब बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रीजनेबल अकोमोडेशन हो, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दिया जाए सभी को, यूज ऑफ ब्रेली तो आपको पता होगा जो स्टूडेंट देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल लिपि यूज की जाती है, एंड इंडियन साइन लैंग्वेज भी यूज की जाए, अगर स्टूडेंट डिसेबल है, कान से नहीं सुन पाता है तो ऐसे में आप साइन लैंग्वेज भी यूज हो, एंड मॉनिटरिंग अमंग अदर्स। तो इन चीजों को जो है यहाँ पर बात कही गई है। इसके अंदर द पॉलिसी हैज प्रोविजंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर की बात की गई, स्पेशल एजुकेटर को भी रिक्रूट किया जाए, बिकॉज ब्रेल लिपि सभी को नहीं आती है, उसके लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए होगा, साइन लैंग्वेज के लिए भी स्पेशल एजुकेटर चाहिए होगा, विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग एंड इनकॉर्पोरेट्स डिसेबिलिटी अवेयरनेस विद टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर अवेयरनेस की बात भी कही गई है। सो ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षक और जितने भी शिक्षक होते हैं वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर सकें, सहकर्मी शिक्षण हो, मुक्त विद्यालय शिक्षा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा हो, वहाँ पर पहुंच सुनिश्चित करी जा सके, तकनीकी हस्तक्षेप भी हो ताकि सभी स्टूडेंट समझ सकें जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों में गैर भेदभाव होना चाहिए, स्टूडेंट्स आपस में भेदभाव ना करें, सुलभ बुनियादी ढांचा हो, उचित आवास दिया जाए, व्यक्तिगत समर्थन हो, शिक्षण में ब्रेल लिपि यूज की जाए, भारतीय संकेतिक भाषा यूज की जाए, जो संकेत देते हैं, है ना, और निगरानी शामिल है इसके अंदर। तो इन चीजों को है जो है इस एक्ट में बात कही गई है। इसके अलावा आप याद रखना कि विशेष शिक्षकों की भर्ती की बात भी इसमें कही गई, बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया जैसा कि ब्रेल लिपि सभी टीचर को नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती ब्रेल लिपि, बट कोई स्पेशल एजुकेटर होगा जो ट्रेनिंग लेगा उसको तो आ जाएगी। ऐसी भारतीय सांकेतिक भाषा भी मुझे नहीं आती डिटेल में, तो कोई टीचर जो होगा इसके लिए वो भी, उसके लिए भी स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एनईपी 2020 में बात जो है इसको मेंशन करके कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात पर जोर देती है, किस बात पर जोर देती है? लर्निंग फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए स्टडी करी जाए, बस इतना ही करना है? नहीं। रोट लर्निंग, मतलब रट्टा मारो और काम खत्म करो, तो ऐसा भी नहीं है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ बस। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वैसे देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है, मतलब आपने 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है,
तो भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर करके आ सकते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको करना चाहिए। ना सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर करने, बल्कि आप थोड़ा सा माइंड ओपन करके बैठना एग्जाम में, क्योंकि कई बार क्या है, कॉमन सेंस से भी आप सही आंसर करके आ सकते हो। एक दो क्वेश्चन तो आपके ऐसे सही हो जाएंगे। तो देखो, किसी भी तरह की एजुकेशन हो, ना सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बल्कि किसी भी तरह की एजुकेशन में सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया जाता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, आप समझ सके कि बोला क्या जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ एग्जाम के लिए रट्टा मारो या रट्टा मार के पढ़ाई करो या सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, कहीं भी नहीं कहा जाएगा। आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने है ना, तो समझ में आना चाहिए कि समझाया क्या जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। सो एनईपी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग and improving educational outcomes so that children can implement the acquired knowledge and skills in real life। आप रियल लाइफ में भी इन चीजों को यूज कर सके। ठीक है, the examination will be more focused to test the core competencies of learners rather than the memorized knowledge and fact। क्या बोला जाता है कि परीक्षाएं याद किए गए ज्ञान और तथ्यों के बजाय शिक्षार्थियों की मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने पर आधारित अधिक केंद्रित होती है। तो ये जो है इस एक्ट के अंदर बोला गया है, मतलब कुल मिलाकर की बात ये है कि सिर्फ रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना है, ताकि एजुकेशनल आउटकम्स जो है निकल के आ सके अच्छे से इंप्रूवमेंट के साथ। अच्छा, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आपको कमेंट सेक्शन से ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट करने में। तो मेरे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आपको कमेंट सेक्शन से। तो कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, क्लासेस कैसे लगती हैं। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं कमेंट कर दो और लाइक कर दो। लाइक तो आप लोग कर ही देते होगे, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है, लेकिन इस लेक्चर को कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, कैसी होनी चाहिए? पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, फिर बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए। तो गाइस देखो, इसका भी आंसर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस ही दिया जा सकता है कि किसी भी तरह की लर्निंग हो, सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो। जैसे अगर मैं आपको ये समझाऊं कि इंडस्ट्री में इस तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझ गए, तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको लेकर के जाऊँ, वहाँ पे दिखाऊंगी किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छा इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो वो आपने कैसे किया? आपने सीखा एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने अनुभव से। तो और अनुभव कैसे आता है? चीजों को देखने से, ठीक है, खुद से एक्सपीरियंस करने से। तो ये जो है चीजें आपको इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एनईपी 2020 हैज गिवन एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन एथिकल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। देखो, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं जो हमारी एनईपी 2020 है। मैं एक बार हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको। वैचारिक समझ होनी चाहिए, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, मानवीय नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर स्टडी करने की जो है बात कही गई है। इट प्रपोज दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुड बी इनकरेज टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग बाय गेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो, चाहे देख रहे हो आप डायरेक्ट तरीके से देख रहे हो या सुन रहे हो, इस तरीके से। तो जो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर आपको एक्सपीरियंस होता है, फिर आप चीजें अच्छे से समझ पाते हो। एज पर एनईपी 2020 एजुकेशन मस्ट अडॉप्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्लूड हैंड्स ऑन हैंड लर्निंग हो गया, आर्ट्स इंटीग्रेटेड हो गया, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से मतलब कहने का कि हर तरीके से आपको चीजें समझाई जाए और दिखाई जाए, तो चीजें आप और अच्छे से और बेटर तरीके से समझ पाते हो। सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा। अगर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जरूरी है आपको दिखाना समझाना, तो फिर उस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जब फाइनेंस पढ़ाता था कॉलेज में, तो मैं फाइनेंस को पढ़ाने के टाइम पर क्या करता था, जब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई टॉपिक आता था या स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाना होता था, मुझे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ानी होती थी, तो मैं क्या करता था, स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर विजिट कराता था, बताता था किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है आप चेक करिए, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है, खुद भी आप लोग चेक करिए वेबसाइट पर जा करके। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ पाते हैं। सिर्फ हम बता देने से बात नहीं होगी, अगर मैं उनको इस तरीके से दिखा भी दूंगा साथ में, तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हमेशा के लिए उनको याद हो जाएगा। तो ये जो है उनको एक्सपीरियंस यहाँ से गेन होगा, जिससे वो एक्चुअल में रियल टाइम में लर्निंग जो है उनको कर पाएंगे, है ना। सो ये चीज जो है यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोगिकल शिफ्ट फ्रॉम टू दिस। क्या बोला जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक बदलाव को कहां से कहां तक प्रस्तावित करती है, मतलब कहां से शिफ्टिंग पे बात की जा रही है।
तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ करना है? कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पे आ जाना है, या फिर रट्टा मारने से दैट इज रोट लर्निंग से हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाना है, या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे आना है, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग से हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे आ जाना है। तो ये तो खैर सेम ही हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो बताओ फिर क्या होना चाहिए? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रट्टा मारना जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाना चाहिए। तो शिफ्ट जो है मतलब पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा रोट लर्निंग, और दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जो है शिफ्ट करने की बात एनईपी में कही गई है। ठीक है, तो रटना रटना नहीं है, आपको संकल्पनात्मक समझ चीजों को समझना है। तो ये जो है शिफ्ट कहने की जो है इसके अंदर बात कही गई है। सो एम्फेसिस किस पे? लेस एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रेदर देन रोड लर्निंग। ठीक है, डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट, मतलब समझदारी बसे भरे डिसीजन ले सको आप। एंड एक्शन बीइंग क्वेरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स एंजॉयबल। लर्निंग जो एंजॉयबल भी होनी चाहिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग हो जाए आपके अंदर, साइंटिफिक टेम्पर हो, क्रिएटिव इमेजिनेशन कर पाए, साउंड एथिकल मॉर्निंग्स एंड वैल्यूज हो पाए। अडॉप्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्लूड बुक्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि इससे जो है स्टूडेंट्स को और अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये है। ठीक है, बाकी हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई? ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है गाइस? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्शंस गिवन है। एनईपी 2020 के अनुसार सीईसीसीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं एजुकेशन ऑफ अ केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेस फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इसका, तो इसका आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो है एनईपी के अंदर काफी इंफोसाइज किया गया है इसको। एनईपी के अंदर इंश्योरिंग क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ईसीसी करके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया गया फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स, 3 से 6 साल के बीच में ईसीसी करके जो है क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे हम लोग ईसीसी के बारे में अपकमिंग स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन इंडिया शुड बी इक्विप्ड विद, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है इंडिया में वो किस चीज से इक्विप्ड होनी चाहिए? वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ से, या हाईली डिजिटल क्लासरूम से, या एक्सपेंसिव प्ले मटेरियल से, या कलरफुल चार्ट से। तो गाइस देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों को सज्जित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस गिवन है। तो गाइस देखो, अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स तक की जहां तक बात है इंडिया में, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनईपी 2020 के अंदर आंगनवाड़ी पे भी काफी अच्छे से फोकस किया गया है। सो एनईपी एम्स टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी किसकी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी हम बात करते भी ईसीसी की एक्सपीरियंस टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो देखो यही होता है कि जब स्टार्टिंग में आप अच्छे से स्टडी करते हो, जब आपके जो जड़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, तो आगे चीजें ईजी हो जाती हैं। चीजों को ध्यान में रख करके एनईपी का लक्ष्य तय सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को उनके सीखने और विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा अनुभवों तक पहुंच प्राप्त हो। सो वेल ट्रेंड और इक्विप्ड आंगनवाड़ी क्वालिफाइड जो होगा आंगनवाड़ी स्टाफ होगा, तो ही जो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे, विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की जा रही है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो ये जो है केंद्र सरकार ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए
उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार, मतलब ये क्या है, नेशनल रिपोजिटरी, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको ऑलरेडी जो इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। तो इसके लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, तो ऐप का नेम दीक्षा है, शिक्षा है, समीक्षा या सुरक्षा है। तो गाइस देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दीक्षा है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया that provides digital and interactive content for both teachers and students। तो गाइस याद रखना ये दोनों के लिए बनाया गया है, टीचर्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, और द टर्म जो है दीक्षा, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है अच्छे से, बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। ये आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज ये जो फुल फॉर्म है ये किस तरीके से बनाया गया है, डी फॉर दीक्षा हो गया, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, के फॉर नॉलेज हो गया, और जो एस एच ए हो गया इसका है शेयरिंग से ले लिया इन्होंने एस एच ए, स्टार्टिंग जो 3 वर्ड है ना ये एस एच ए करके, ये 3 वर्ड यहाँ से इन्होंने उठा करके डाल दिया यहाँ पर, तो ये बन गया दीक्षा। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखनी है इसको। दीक्षा ऑफर्स रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग मॉडल्स फॉर टीचर्स टू एनहांस देयर डिजिटल स्किल्स एंड टीचिंग मेथडोलॉजीज। तो देखो ये टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जिससे आपको डिजिटल स्किल्स आपके अंदर आएंगी और उससे आपकी जो मैथोलॉजी है पढ़ाने की वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाएंगी। इसके अलावा इट एम्स टू एम्पावर एजुकेटर विद द टूल्स एंड नॉलेज टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो आप टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी टूल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी जो है चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा। दीक्षा सर्व एज नेशनल रिपोजिटरी, ठीक है, ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक हो गया, लेसन प्लान हो गया, असेसमेंट्स हो गया, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो बहुत सारी जो है इसके अंदर कंटेंट अवेलेबल है उन सभी के लिए जो एज ए टीचर एज स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो दीक्षा जो है एक क्या है, स्कूल के लिए बनाई गई एक ऐप है जिसके अंदर कंप्लीट तरीके से पाठ्य पुस्तकें जो है आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, पाठ योजना मिल जाएगा, मूल्यांकन, मल्टीमीडिया संसाधन, बहुत सारी चीजें जो है आपको सभी को मिलेंगी, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो इसीलिए जो है इसको बनाया है गवर्नमेंट ने और इसको एनईपी 2020 के तहत लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट शैल बी मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती है, प्रिपरेटरी क्लासेस होती है, फिर बाल वाटिका क्लासेस होती हैं, इसमें किस तरह की जो है मेथोडोलॉजी रहनी चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड रहने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्ले बेस्ड लर्निंग हो गया, लेक्चर बेस्ड लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, स्टोरी बेस्ड लर्निंग हो गया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्ले बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और स्टार्टिंग में वैसे भी प्रिपरेटरी क्लासेस जो स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं वहां पर तो प्ले बेस्ड लर्निंग ही होनी चाहिए। तो वैसे तो बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 इन इंडिया एम्फसाइज होलिस्टिक एंड डेवलपमेंटली appropriate approach to early childhood education. For preparatory classes or Balvatika, NEP encourage methodologies that align with the principles of child-centric एंड प्ले बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर किस पर फोकस किया गया है, प्ले बेस्ड लर्निंग में फोकस किया गया है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड पे, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड पे फोकस किया गया है। तो ये जो है चीज़ों को ईजी बनाता है और स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव। सो जो नई शिक्षा नीति है कि इसके कितने स्तंभों पर आधारित है, कितने स्तंभ है इसके अंदर। तो गाइस देखो जो आपकी एनईपी 2020 है इसके जो ऑप्शंस हैं 5 4 3 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 पिलर्स जो हैं इसके, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो 5 पिलर्स में क्या हो जाएगा, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेस में होता है ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और जेंडर शुड हैव एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी। तो एक्सेस में क्या है, हर स्टूडेंट चाहे कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर किसी को एक्सेस जो है एजुकेशन का यहाँ पर मिलना चाहिए। इक्विटी में क्या होता है, ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी को इंडिविजुअलाइज जो है सपोर्ट सभी को मिलना चाहिए जिससे इक्विटी मेंटेन रहे और चीजें जो है सभी के लिए इक्वल बनी रहे, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली समझ में आए। क्वालिटी जो है डिलीवर करनी, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, तो ये क्वालिटी जो है मेंटेन रखनी है, एनईपी ऐसा कहता है और ये किसका पिलर है। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 3 to 18 ईयर्स स्टूडेंट्स, ये फ्री और
कंपलसरी एजुकेशन जो है करने की बात कही गई है अफोर्डेबिलिटी के अंदर। एंड अकाउंटेबिलिटी है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू होल्ड स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेबल फॉर improving educational outcomes for all students and forcing and facilitating needed improvements। तो यहाँ पर कोई भी स्कूल हो चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, सभी को अकाउंटेबल बनाना है कि भाई क्या किस तरह की पॉलिसी आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। उन नीतियों और प्रक्रियाओं का संग्रह है जिनका उपयोग स्कूलों और जिलों को सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने और आवश्यक सुधारों के लिए बाध्य करने और सुविधा प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है। तो जवाबदेही भी जो है इसके अंदर एक पिलर माना गया है। तो पहला क्या है, पहुंच, फिर हो जाएगा इक्विटी, फिर गुणवत्ता, फिर सामर्थ्य, फिर उसके बाद जवाबदेही। तो ये 5 जो है इसके स्तंभ है हिंदी में अगर बोले तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, किस चीज को रिकमेंड करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, मल्टी लैंग्वेजिज्म, मल्टी मोनोलैंग्वेजिज्म हो गया, देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम हो गया एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट हो गया। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुभाषिता, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी लैंग्वेजिज्म, दैट इज बहुभाषिता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। न्यू पॉलिसी promotes multilingualism in both schools and higher education system as multilingual education stress using students mother tongue or native language to teach students as it makes learning effective। देखो मैं भी हमेशा ऐसी चीज फोकस करता हूँ कि जो लर्निंग है दैट मस्ट बी इफेक्टिव। अब यहाँ पर मैं आपको अगर लगातार इंग्लिश में समझाता जाऊं तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वो कैसे समझेंगे, है ना। या अगर मैं लगातार हिंदी वाले वर्ड ही यूज करूं और हिंदी में ही चीजें लिखूं यहाँ पर, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझेंगे। तो ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव लर्निंग तभी हो पाती है जब आप चीजों को उसी लैंग्वेज में समझाएं जिस लैंग्वेज में जो है स्टूडेंट्स आपको समझते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए यहाँ पर एनईपी ने भी यही बोला है कि भाई मल्टीलिंगुअलिज्म की बात जो है कही गई है कि स्कूलों को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मल्टीलिंगुअल जो है यूज करना है। नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों को पढ़ाने के लिए उनके मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मदर टंग को यूज करने की बात कही जा रही है, नेटिव लैंग्वेज को यूज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह सीखने को प्रभावी बना देती है। ठीक है, तो ये जो है आप सभी को यहाँ पर समझना है। जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आप भी इस चीज को ध्यान रखना कि क्लास का माहौल देख लेना। अगर कंप्लीट स्टूडेंट्स इंग्लिश में समझने के लिए एलिजिबल है, उस चीज को समझ सकते हैं, एबल है उस चीज के लिए, एलिजिबल तो नहीं खैर एबल है और योग्य है उस चीज को समझने के लिए, सब इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोज करो उस क्लास में 60 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में समझ सकते हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश नहीं समझ सकते, उनको भी हिंदी में समझाना जरूरी है। तो ऐसे में आप ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी पूरे कंप्लीट लेक्चर को इंग्लिश में फिर मत लेना। क्या फायदा ऐसी टीचिंग का जहाँ पे आप तो अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो बट सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज जो है आपको करनी है अपने भी मेथोडोलॉजी में। जब आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में तो उस चीज को ध्यान में रख करके आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपनी क्लासरूम में। Classroom that use multicultural education use various strategies to help students learn in their native languages. So NEP 2020 recommends a regular, formative and competency-based and focuses on assessment for learning. तो यहाँ पर assessment भी करना है learning का, प्लस multilingualism को भी यहाँ पर प्रमोट करना है। तो ये जो चीज़ है NEP 2020 के अंदर बोली गई है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। गाइज मैंने आज की इस लेक्चर में जिस तरीके से आपको पढ़ाया है हिंदी प्लस इंग्लिश करके और इजी लैंग्वेज में, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, और इन सभी के कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। सो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने इन सभी के कॉम्बो कोर्स आपको अवेलेबल करवाए हैं अपने ऐप पे। सो गाइस कंप्लीट कंटेंट जो होगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑल 10 यूनिट्स के 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है।
अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और एक एक टॉपिक को आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे रीजनिंग हो, मैथमेटिकल रीजनिंग हो, या फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, सब कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.